नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक वर्धन वंश पर चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य के बाद थानेश्वर, जो दिल्ली के समीप है, में एक नवीन राजवंश का आविर्भाव हुआ, जिसे वर्धन वंश कहते हैं। अभिलेखों में निम्न पूर्वजों के नाम मिलते हैं, जिसमें राजा का नाम जो हमें मिला है वो है नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्ष। अब हम देखते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज और परम भट्टारक उपाधियां भी धारण की थी। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र थे। अब हम जानेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का कार्यकाल जो है वो 606 से 647 ईस्वी बताया गया है। अब है इनके बारे में जानने के ऐतिहासिक स्रोत जो हमें मिले हैं, कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में रहता था। हर्षचरितम नामक ग्रंथ में उसने हर्ष के प्रारंभिक जीवन, तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया है। दूसरा है इसमें हैंसांग का वृतांत। वह भारत में 15 वर्ष रहे और हर्ष के समय भारत आए। वह कन्नौज की धार्मिक सभा का सभापति भी थे। वह बौद्ध धर्म के महान पंडित थे। उन्होंने CU की अर्थात पश्चिमी दुनिया का वृतांत नामक पुस्तक भी लिखी है और वह नालंदा विश्वविद्यालय में भी कुछ दिन रहे थे। अब हम देखते हैं अभिलेख। कौन कौन से अभिलेखों से हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम है मधुवन अभिलेख। इसमें हर्ष के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा अभिलेख, इसमें हर्ष के हस्ताक्षर की प्रतिलिपि मिली है। फिर है सोनीपत अभिलेख। इससे हम उस समय के काल निर्धारण में हमें मदद मिली है। हर्ष ने चालुक्य सम्राट पुलकेशी द्वितीय को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ऐसा इसमें है। फिर है सिक्के। अनेक प्रकार के सिक्के मिले हैं। इसने प्रयाग, कन्नौज की धार्मिक सभाओं में हजारों सिक्के बांटे थे, जिसमें कि हर्ष के समय के सबूत मिले हैं। फिर है हर्ष की अपनी रचनाएं। इसने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं। हर्ष ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अब हम देखते हैं राजश्री को सती होने से बचाना। इसका भी इतिहास में उल्लेख है। राजश्री, जो कि हर्ष की बहन थी, उसे सती होने से उन्होंने बचाया था। वह कन्नौज में कैद में थी और फिर विंध्य के वनों में चली गई थी। अब हम देखते हैं इसके युद्ध और इनकी सफलताएं। संभवतः 616 ईस्वी तक हर्ष ने शशांक को पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था और उन्होंने फिर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ कहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, तो सर्वप्रथम इन्होंने बंगाल के राजा शशांक से युद्ध किया। फिर पंजाब, काव्यकुंज यानी कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा की विजय। इसमें काव्यकुंज मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की राजधानी थी और ग्रहवर्मन जो है हर्ष की बहन का, मतलब उनका पति था, बहनोई था हर्ष का। हर्ष ने थानेसर की बजाय कन्नौज को राजधानी बनाया था। हर्ष ने उड़ीसा में एक बौद्ध विद्वान जयसेन को 80 गांवों की आय भी प्रदान की थी।
अब है मगध और मालवा की विजय। इसमें है सिंध पर शूद्र राजा साहसी राय का शासन हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने वल्लभी के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में वल्लभी राजा पराजित हुए। बाद में हर्ष ने उससे मित्रता कर ली और अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया था। फिर है कच्छ और सूरत की विजय। फिर है बर्फ़ से ढकी हुई पर्वतीय प्रदेशों की विजय। हर्षचरितम में बर्फ़ से ढकी हुई पर्वतीय प्रदेशों की विजय का भी वर्णन मिलता है, लेकिन प्रदेश कौन सा था ये निश्चित नहीं है। कुछ लोग इसे नेपाल मानते हैं, लेकिन नेपाल में क्योंकि नेपाल में हर्ष संवत प्रचलित था। लेकिन बाण ने इसे जो है कश्मीर माना है। हर्ष ने कश्मीर के राजा को बुद्ध का एक पवित्र दांत प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण किया था और प्राप्त करने के बाद फिर उसे वापस स्वतंत्र कर दिया था। अब है पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। उस समय हर्ष समरसूत्री भारत को जीतकर अपने अधीन कर लिया था हर्ष ने। उसी समय समस्त दक्षिण को पुलकेशिन द्वितीय ने जीत लिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो दोनों में युद्ध हुआ। आवश्यक हो गया और इस युद्ध की पुष्टि जो है हैंसांग और पुलकेशिन द्वितीय के जो कवि हैं, कवि रवि कीर्ति के वर्णन से प्राप्त होती है, जिसमें लिखा हुआ है कि हर्ष युद्ध में मारे गए। रवि कीर्ति के अनुसार यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ और इस सफलता के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। युद्ध की तिथि में मतभेद है। पुलकेशिन द्वितीय के अलो अभिलेख में इसकी तिथि जो है 334 ईस्वी लिखी हुई है। तो अब है कांगरूप या असम में। यहाँ के राजा भास्कर वर्मन से हर्ष ने संधि कर ली थी। हर्ष का साम्राज्य विस्तार जो है हिमालय तक था और दक्षिण में विंध्याचल तक फैला हुआ था। फिर संभवतः कश्मीर, सिंध, पंजाब, पश्चिम पंजाब, राजपूताना, असम या कामरूप, गुजरात, कच्छ और काठियावाड़ और दक्षिण भारत इसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। विदेशों से संबंध, फारस, चीन से राजनीतिक संबंध इन्होंने स्थापित किए। हर्ष ने चीन के शासक के पास एक ब्राह्मण राजदूत भेजा था और चीन के शासक ने भी वांग हुन टसी की अध्यक्षता में कुछ दूत भेजे थे। ईरान से भी इनका संबंध था। अब हम जानेंगे हर्ष का धर्म या हर्ष किस धर्म को मानने वाले थे। तो इतिहासकार बाणभट्ट के अनुसार हर्ष के पूर्वजों का जो धर्म था वो शिव और तांत्रिक था। हर्ष की मुद्रा पर भी शिव के वाहन नंदी यानी वृष या बैल का चिन्ह जो है वो अंकित है। हर्ष ने शिव की पूजा की और परम परमेश्वर की उपाधि धारण की। सोनपत की तांबे की मोहरें और मधुवन के शिलालेखों से यह स्पष्ट होता है कि हर्ष का पिता जो है वो सूर्य का उपासक था। हर्ष ने बाद में जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। हर्ष ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है हर्ष को दिवाकर मित्र जो कि बौद्ध भिक्षु था उससे ग्रहण की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने प्रतिवर्ष सभाएं भी बुलाई थी। अनेक स्तूप और चैत्य भी बनवाए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने दान दिया है और कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन भी उन्होंने करवाया था। अब है इसके प्रचार के कार्य कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। तो बुद्ध के दांत को उन्होंने कन्नौज के पश्चिम में एक मठ में स्थापित किया था, जो उन्होंने कश्मीर से प्राप्त किया था, ऐसा माना जाता है। फिर है नालंदा में एक विहार और चांदी का एक मंदिर भी बनवाया है उन्होंने। हर साल बौद्ध भिक्षुओं की एक सभा बुलाते थे और उन्होंने बोधिसत्व जीमुतवाहन
ये जो नागानंद हैं उनकी कथा पर एक नाटक भी लिखा है। फिर है काव्य कुंज या कन्नौज की धार्मिक सभा, जिसमें कन्नौज में सब धर्मों के अनुयायियों की सभा बुलाई गई। इस सभा में बुद्ध की 3 फीट ऊंची सोने की मूर्ति को हाथी पर रख कर जुलूस निकाला गया था और 18 दिन तक ये सभा चली थी। इस सभा में हैंसांग को महायान देव की उपाधि मिली थी और कुछ विरोधी जो हैं इसे मोक्ष देव कहने लगे थे। इसमें 18 देशों के राजा आए थे, 3000 भिक्षु, 300 ब्राह्मण और 1000 भिक्षु भी इसमें सम्मिलित हुए थे। अब है प्रयाग का पंचवर्षीय दान महोत्सव, जो कि एक धार्मिक सभा थी। हर्ष जो है गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था और इस सभा में हर्ष 5 वर्षों में एकत्रित सारी संपत्ति दान कर देता था। हैंसांग ने दानी हर्ष की तुलना जो है श्री सुदत्त अनाथ पिंडक से की है। तो इस प्रकार हर्ष का धर्म यहीं समाप्त हुआ। अगले व्याख्यान में हम इनकी शासन, प्रबंध, सैनिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।